गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बायोलॉजी में अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग विटामिन के रासायनिक नाम एवं रोग, यानी यहाँ तक इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, उससे आगे शुरू करते हैं। तो आज क्या देखेंगे? यहाँ देखिए, विटामिन है, उसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। जैसे विटामिन ए, और इसका नाम क्या होगा? रासायनिक नाम रेटिनॉल, और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी1, रासायनिक नाम थायमीन है और इसकी कमी से बेरीबेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी2, नाम राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से त्वचा का फटना जैसे रोग हो जाता है। विटामिन बी5, यानी पेंटोथेनिक अम्ल, और इसकी कमी से बाल सफ़ेद होता है। विटामिन बी7, और इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है, और इसकी कमी से बालों का गिरना आम बात है। विटामिन बी12, रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, और इसकी कमी से रक्ताल्पता यानी एनीमिया नामक रोग हो जाती है। और विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से स्कॉर्बी रोग होता है। विटामिन डी, रासायनिक नाम इसका कैल्सीफेरॉल है, और इसकी कमी से रिकेट्स जो बच्चों में पाया जाता है। विटामिन ई, और इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से जनन शक्ति क्षय हो जाती है। विटामिन के, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। और यह बायोलॉजी, इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? तो फिजिक्स का इसी तरह का क्रैश कोर्स समाप्त हो चुका है, और केमिस्ट्री का, और हम लोग का टारगेट है कि इस बार जो बिहार दरोगा का मेन एग्ज़ाम हो या प्री एग्ज़ाम हो या 66वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें 100% सक्सेस ज़रूरी है। तो उसके लिए है कि रोज़ पढ़िए, लगातार पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। आगे देखते हैं। खनिज तत्व। शरीर को कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम आदि की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। शरीर को आयोडीन, लोहा, तांबा, कोबाल्ट आदि तत्वों की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। यानी शरीर में दो तरह के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, एक है माइक्रो और एक मैक्रो। मैक्रो और माइक्रो, माइक्रो माने कम, मैक्रो मतलब बहुत। तो माइक्रो में कौन कौन आएगा तत्व? याद कीजिए, आयोडीन, लोहा, तांबा, कोबाल्ट आदि। और मैक्रो में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम आदि की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। कौन रोग? एनीमिया रोग। और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। मानव शरीर संगठन के कुछ तत्व हैं, जैसे देखिए, सबसे अधिक मानव शरीर में जल रहता है, लगभग 65 यानी 65 से 75%। दूसरे नंबर पर स्थान आता है प्रोटीन का, और यह मात्र 15% तक रहता है, और वसा 12%, कार्बोहाइड्रेट 1%, और खनिज और विटामिन इनका परसेंटेज 7% होता है। कहाँ? तो हमारे शरीर में। बार बार ब्लड से संबंधित कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं, जैसे देखिए, रुधिर यानी ब्लड क्या है? तो यह तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितना है? तो 7 से 8% होती है मात्र। रक्त क्या है? तो यह एक क्षारीय विलयन है। रक्त एसिड नहीं, एसिडिक नहीं है, यह क्षारीय विलयन है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है। वहीं महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कम रहता है। रक्त की उत्पत्ति भ्रूण के मीलोडर्म से होती है। किससे? तो भ्रूण के मीलोडर्म से होती है। और रक्त के दो घटक हैं, कौन कौन? पहला प्लाज्मा, और दूसरा होता है रुधिराणु। क्या नाम है? प्लाज्मा एंड रुधिराणु। सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा के बारे में, यानी रुधिराणु यानी ब्लड कार्पल्स के बारे में जानेंगे, और फिर उसके बाद प्लाज्मा के बारे में। तो ब्लड कार्पल्स इसमें दो होता है मुख्य रूप से। यहाँ देखिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होगा एक रुधिर प्लेटलेट्स। तो आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स या इरिथोसाइट्स। आरबीसी को क्या कहते हैं हम लोग? इरिथोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कार्पल्स, इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। और रुधिर प्लेट्स यानी ब्लड प्लेटलेट्स, या इसको क्या कहेंगे? तो थ्रोम्बोसाइट्स। याद कर लीजिए, आरबीसी इरिथोथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स,
और रुधिर प्लेट्स यानी ब्लड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स इनका रासायनिक नाम है। और हमारे शरीर में जो रुधिराणु है इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स। तो आरबीसी ही मतलब क्या, जो हम लोग होमोग्लोबिन यानी जो खून लाल रंग का होता है वो इसी के कारण होता है। और संख्या में सबसे अधिक कौन होगा, तो आरबीसी। डब्ल्यूबीसी जो शरीर का प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, इसका संख्या कम होता है। और रुधिर प्लेटलेट्स यह अगर रुधिराणु है तो उसका लगभग 50 से 55% भाग पाया जाता है। दूसरा है प्लाज्मा। यह हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है, यानी कि जो ब्लड में वाइट भाग हटा देंगे उसके बाद जो शेष बचेगा पीले रंग का कलर में, जो उसको सीरम कहा जाता है, वही प्लाज्मा होता है। एवं यह रक्त का 55 से 60% भाग होता है। इसका 90% भाग जल, 7% भाग प्रोटीन, 0.9% भाग लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। किसमें, प्लाज्मा। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होते हैं। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा का मुख्य कार्य है। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन आदि क्या है, ये सभी प्रोटीन का नाम है जो प्लाज्मा में मिलती है। कौन कौन, इतना याद कर लीजिए। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ये सब क्या है, तो प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और रुधिराणु यानी ब्लड कार्पल्स के बारे में, ये रक्त का लगभग 40 से 45%, यानी प्लाज्मा 55% और ब्लड कार्पल्स यानी कि रुधिराणु 40 से 45%। इसमें सबसे प्रमुख है लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी अथवा इरिथ्रोसाइट्स हैं। लगभग यह लाल रुधिराणु का 99% होता है, 99%। कौन, तो लाल रुधिराणु। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ, तो बोन मैरो में। आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना होता है। आरबीसी का जीवन काल बहुत कम नहीं, बहुत अधिक, यानी डब्ल्यूबीसी का कम होगा। देखिएगा, आरबीसी का जीवन का लगभग 120 दिन होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। अपवाद में ऊंट और दक्षिण अमेरिका के पेटागोनिया पठार में पाया जाने वाला लामा, इन सब में आरबीसी में, इन सब के जो ब्लड है उसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जो अपवाद है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। तो आरबीसी की संख्या किससे, तो हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। किसको, प्लीहा यानी स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड कार्पल्स, इनकी संख्या बहुत कम होती है। जहाँ वह 1 मिलीमीटर लीटर में 5 लाख, यहाँ देखिए इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। जहाँ इसकी संख्या बहुत होती है वहीं इसकी संख्या बहुत कम, वह 5 से 6 लाख, तो यह होगा 6000 से 9000। श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी, या इसको क्या कहते हैं हम लोग, ल्यूकोसाइट्स। इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाता है, यानी यह प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेवार है। इनकी संख्या आरबीसी की तुलना में बहुत कम होती है। मानव शरीर में यह 6000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी बहुत अधिक होता है। रोगी अवस्था में इनकी संख्या अधिक होती है। अगर कोई बीमारी है तो उसके शरीर में इसकी अवस्था जो संख्या है वह अधिक होगी। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। इनमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, यह अंदर है। तीसरा है रुधिर प्लेटलेट्स। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, जबकि इसकी मृत्यु प्लीहा यानी स्प्लीन में होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करना है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है, यानी कि यह केवल मैमल में पाया जाएगा। रक्त के कार्य शरीर के ताप को नियंत्रित करना, रक्त का थक्का बनाना, इसका काम था इसका रुधिर प्लेटलेट्स का। O2, CO2, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ एवं हार्मोन का संवहन करना है, किसका कार्य है, तो रक्त का कार्य है।
अब एग्जाम पॉइंट यानी एग्जाम में बार बार इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे रक्त में फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा प्रोटीन रक्त में नहीं मिलता है। उसमें को तीसरा दिया रहेगा, एक इसमें से रहेगा कि प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, तो ये सब रक्त में पाया जाता है। ये प्रोटीन रक्त को जमने में सहायता करते हैं। तभी कहीं कट जाता है तो वहाँ पर खून का जो रिसाव है कुछ समय के बाद रुक जाता है, और किसी किसी में नहीं रुकता है तो उसमें वह बीमारी रहता है। रक्त में हिपैरिन नामक तत्व होता है। क्या नाम उसका? हिपैरिन, जो रक्त को वाहिनियों में जमने से रोकता है। यानी रक्त शरीर से बाहर आने पर जम जाता है लेकिन शरीर में नहीं जमता है। क्यों? क्योंकि उसमें हिपैरिन नामक तत्व उपस्थित होता है। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप। तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। यह बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एंटीजन आरबीसी में पाए जाते हैं। तो एंटीजन कहाँ मिलेगा? आरबीसी में। तथा एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो एंटीजन आरबीसी में और एंटीबॉडीज कहाँ मिलेगा? तो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। मनुष्य में एंटीजन के आधार पर 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। कौन कौन? तो एक ए होगा, एक बी, और दोनों को मिला देने पर एक ए बी होता है और तीसरा ओ होता है। और जो इसमें जो एंटीजन होगा वह उसी ग्रुप का ब्लड एक्सेप्ट करेगा, और जो यानी जो वह उस, जैसे देखिए रुधिर समूह ए, इसमें एंटीजन क्या है? सिंपल ए, और एंटीबॉडी बी। इसी तरह बी में एंटीजन जो बी है तो एंटीबॉडी कौन होगा? जो इसका अपोजिट यानी बी है तो इसमें ए होगा। रुधिर समूह ए बी में दोनों एंटीजन है यानी ए और बी, लेकिन इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं है। और ओ, इसमें एंटीजन कोई नहीं है और एंटीबॉडी ए व बी दोनों है। इसका मतलब क्या समझे? जो ओ होता है इसमें यह किसी से खून नहीं ले, यह सर्वदाता ग्रुप का खून माना जाता है, यानी यह रक्त किसी को भी दान कर सकता है। यानी इसमें एंटीबॉडी है, यानी एंटीबॉडी का मतलब क्या? इन लोगों के लिए इसका रास्ता गेट बंद है, और एंटीजन है इसमें मतलब इन सब के लिए इसका गेट है वो ओपन खुला हुआ है। तो वो किसी से ब्लड नहीं ले सकता है, लेकिन दान किसको करेगा? तो यह ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी कर सकता है और ओ को तो कर ही सकता है। इसी तरह ब्लड जो ए ग्रुप वाले हैं वह केवल ए को ही ब्लड दे सकते हैं, और इसी तरह ए बी वाले तो ए बी वाले ए बी यानी ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं। लेकिन जो ब्लड ओ है वह केवल सिर्फ और सिर्फ ओ को देगा, बाकी किसी को अपना ब्लड दान नहीं, किसी और से वह नहीं ले सकता है। यानी दे तो सबको देगा लेकिन ले किसी से नहीं सकता है, केवल ओ को छोड़कर। रक्त समूह ओ को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है। एंटीजन जो है मतलब कि वह एग्जिट एंट्री पॉइंट है, और इसमें तो कोई एंटीजन है ही नहीं, इसलिए इसका कोई एंट्री पॉइंट है तो नहीं है। जब नहीं है तो यह किसी से ब्लड कैसे लेगा? नहीं लेगा। रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही यानी कि यह किसी से भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। रक्त के आधान के वक्त RH फैक्टर की भी जांच की जाती है। RH पॉजिटिव को RH पॉजिटिव का रक्त तथा RH निगेटिव को RH निगेटिव का रक्त ही दिया जाता है। यदि पिता का रक्त RH पॉजिटिव हो तो माता का रक्त RH निगेटिव हो तो जन्म लेने वाले शिशु की गर्भावस्था अथवा जन्म लेने के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। यह आमतौर पर प्रथम संतान के बाद ही होती है। और इसका खोज RH कहाँ से आया? यह रिसस मंकी जो अफ्रीका में पाया गया था उसके ही ब्लड में इस प्रकार की जीन थी, और जो बाद में मानव के शरीर में भी इसका पता चला, इसी के नाम पर इसका नाम RH फैक्टर रख दिया गया है। रुधिर वर्ग ए तो यह ए तथा ए बी को रक्तदान करेगा, बी तथा ए बी को रक्तदान करेगा, ए बी तो यह किसी भी वर्ग का रक्त प्राप्त कर सकता है, लेकिन दान किसको करेगा? केवल ए और बी को। और ओ किसी भी वर्ग को रक्तदान कर सकता है परंतु ओ से ही रक्त प्राप्त करेगा, बाकी किसी से नहीं कर सकता है। माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित तथा असंभावित रक्त समूह, तो इस तरह का तो क्वेश्चन समान परीक्षा में नहीं आते हैं। जैसे माता पिता अगर किसी के में माँ ए है और पिता बी ग्रुप के हैं तो क्या होगा? तो बच्चे इसके सब होंगे, यानी ओ ग्रुप के हो सकते हैं, ए बी और ए बी सब कुछ हो सकते हैं।
और डबल ए दोनों के माता पिता के दोनों के अगर ए ग्रुप है तो उसमें ए ग्रुप का बच्चा हो सकता है या ओ का हो सकता है, और बी है तो इसी तरह बी ग्रुप का होगा और ओ ग्रुप का होगा। लेकिन अगर दोनों माता पिता ओ के हैं तो उसका पुत्र सिर्फ और सिर्फ ओ ग्रुप का ही हो सकता है। और यदि माता पिता दोनों ए बी ग्रुप के हैं तो क्या होगा, ए बी या ए बी ग्रुप के बच्चे हो सकते हैं, यहाँ पर ओ ग्रुप का बच्चा नहीं होगा। और ओ वर्सेज ए, और ओ माता है और पिता अगर ए हो तो ओ और ए दोनों तरह के बच्चे हो सकते हैं। इसी तरह से आगे सारणी है, आगे देखिए। माता या पिता में से किसी एक या दोनों का रक्त समूह ओ होने पर संतानों में ए बी रक्त समूह उपस्थित नहीं होगा। अगर ओ हो गया तो ए बी नहीं है, असंभव। माता या पिता में से किसी एक का या दोनों का रक्त समूह ए बी होने पर संतानों में ओ रक्त समूह उपस्थित नहीं होगा। अगर ए बी आ गया तो ओ नहीं, अगर ए बी नहीं है, ए बी ए के साथ अगर ओ है चाहे बी के साथ ओ है तो उसमें ए बी रक्त समूह नहीं होगा। मानव रोग, तो शरीर के किसी भी अंग या तंत्र में जब असामान्यता उत्पन्न हो जाती है, यानी मानव सामान्य क्रिया करने के लायक न रहे, उसमें उसको परेशानी उत्पन्न हो, तब क्या होगा, तो उसे ही कहेंगे कि उसका शरीर नहीं, शरीर वातावरण के हिसाब से अनुकूलित हो रहा है, मतलब उसमें कुछ डिमेरिट या उसमें कुछ फॉल्ट आ गया है, तो इसको सामान्य स्थिति में कहेंगे कि वो रोगग्रस्त हो गया है, यानी उसको बीमारी हो गई। वे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उसे रोगाणु कहलाते हैं। रोग के प्रकार तथा कारण, जैसे पहला है संक्रामक रोग, यानी जैसे कोरोना, तो जीवित रोगाणु जैसे जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ आदि के कारण होते हैं, उसे संक्रामक रोग कहेंगे। जैसे टीबी, टाइफाइड, हैजा, ये सब संक्रामक रोग हैं। संक्रामक रोगों का फैलाव दूषित भोजन, जल, वायु, मक्खी, मच्छर आदि के द्वारा होता है। हरासित रोग, हासित रोग, यानी जो कोई व्यक्ति उसको हासिल कर रहा है, जैसे उम्र बढ़ने के साथ विभिन्न शारीरिक अंगों की क्रियाशीलता कम होने से, जैसे हृदय रोग, यानी शरीर कमजोर हो रहा है यहाँ पर। हीनताजन रोग, यानी कुपोषण से होने वाले बीमारी, जैसे विभिन्न पोषक तत्वों की कमी से होते हैं, जैसे रिकेट्स, रतौंधी, बेरी, एनीमिया, यह कमी से होने वाले रोग हैं। एलर्जी, किसी पदार्थ के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण, तो एलर्जी। कैंसर, यानी अनियमित उत्तक वृद्धि, यानी कोशिका के जब वृद्धि होने लगे तो क्या होगा, कैंसर होगा। अनुवांशिक रोग, यानी अनुवांशिक कारणों के कारण होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, यानी ब्लड जब शरीर कहीं कट फट जाए तो वहाँ पर ब्लड निकलेगा तो रुकेगा नहीं, निकलते ही रहेगा, यह जन्मजात बीमारी है। फिर वर्णांधता। सामाजिक रोग, जैसे मदिरापान, नशाखोरी, जुआ, ये सभी तो एक तरह से रोग ही है, बीमारी है। अब हम लोग जीवाणु जनित रोग के कुछ नाम देखेंगे। पहला रोग का नाम है हैजा, और जीवाणु का नाम विब्रियो कोलेरी, तो हैजा किससे होता है, विब्रियो कोलेरी से। और अंग प्रभावित होने वाला तो आंत से संबंधित है। डिप्थीरिया, और इसके जीवाणु का नाम तो कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, तो नाम ही में इस बीमारी का नाम है। और इसे प्रभावित अंग श्वसन नली। क्षय रोग, यानी टीबी, और इस जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम, और अंग कौन सा प्रभावित होगा, तो फेफड़ा। कोर, यानी कुष्ठ रोग, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी, और इसे प्रभावित होने वाले अंग तंत्रिका तंत्र व त्वचा। टिटनस, और इससे किससे फैलता है, तो जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, और इसे प्रभावित होने वाले अंग तंत्रिका तंत्र, इसे ही क्या कहते हैं, तो धनुष टंकार बीमारी कहा जाता है। टाइफाइड, तो साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से फैलता है, और इसे प्रभावित होने वाले अंग आंत। प्लेग, तो पस्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है, और इसे प्रभावित होने वाले अंग फेफड़ा, कांख, दोनों पैरों के बीच। काली खांसी, और जो जीवाणु है उसका नाम क्या है, तो बोर्डीटेला परटूसिस, और इससे प्रभावित अंग श्वसन नली है। न्यूमोनिया, तो डिप्लोकोकल न्यूमोनिया किसे फैलता है, तो डिप्लोकोकल न्यूमोनी, और प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। गोनोरिया, और इस जीवाणु का नाम निसरिया गोनोरहिया, और ये होगा कहाँ, संक्रमित क्षेत्र मूत्र मार्ग। सिफिलिस, ट्रेपोनेमा पेलिडियम, और इसे प्रभावित अंग सीसन। तो हम लोग क्या देखें,
एक बार और, जीवाणु जनित रोग कौन कौन है? तो हैजा, डिथीरिया, टीबी, कोढ़ यानी कुष्ठ, टेटनस, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, गोनेरिया, सिफिलिस, ये सब क्या है? तो जीवाणु जनित रोग हैं। और विषाणु जनित रोग, तो विषाणु जनित यानी वायरस जनित रोग, तो एड्स, रेबीज, पीलिया, चेचक, और भी बहुत सारे रोग हैं। तो इसमें एड्स में क्या होगा? प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होगा। रेबीज इसे कुत्ते के काटने से होता है और इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर यह असर करता है। पीलिया तो यह यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। पोलियो तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। हेपेटाइटिस यह भी लीवर को प्रभावित करता है। और मेनिंजाइटिस तो इसमें दिमाग कहेंगे खराब हो जाता है। और चेचक तो यह मुख्यतः त्वचा पर ही दाग धब्बे उत्पन्न करता है। यानी विषाणु जनित रोग कौन कौन? एड्स, रेबीज, पीलिया, चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस एवं मेनिंजाइटिस। तथा अब हम लोग देखेंगे कुछ परजीवी अर्थात प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग। जैसे पहला है इसमें कालाजार, पैरिया, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग, और भी बहुत सारे हैं। तो जैसे कालाजार, तो कालाजार से प्रभावित अंग अस्थि मज्जा। और इस परजीवी का नाम क्या है जिससे यह फैलता है? तो लीशमैनिया डोना बानी नामक परजीवी से फैलता है। कौन? कालाजार। और इसका वाहक मक्खी क्या है नाम? तो बालू मक्खी। इसी तरह पैरिया यानी दांतों की बीमारी, और इसमें मसूड़े से खून आने लगता है। और यह होता कैसे है? तो एंट अमीबा जिंजीवेलिस से फैल जाता है। और मलेरिया, तो मलेरिया से प्रभावित अंग तिल्ली एवं आरबीसी होता है। शरीर में ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाती है। और यह किस परजीवी से फैलता है? तो प्लाज्मोडियम से। और इसका वाहक क्या है? तो मादा एनाफिलीज मक्खी, मक्खी नहीं वो मच्छर है। पेचिस, इससे प्रभावित अंग आंत है। और यह फैलता कैसे है? तो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका से। और निद्रा रोग कहाँ प्रभावित करेगा? मस्तिष्क को। मनुष्य को लगेगा कि वह जैसे सोया ही नहीं, वर्षों से नहीं सोया है, हमेशा वो सोने के लिए बेचैन रहेगा। और फैलता कैसे है? तो ट्रिपनोसोमा मक्खी द्वारा। और इसका वाहक तो सीसी मक्खी है। फफूंद जनित रोग यानी फंगल डिजीज, जैसे गंजापन, दाद खाद खुजली। तो गंजापन तो किस कवक के कारण होता है? तो इसका नाम है टीनिया, टीनिया केपिटिस, टीनिया केपिटिस। दाद यह किस कवक के कारण होता है? ट्राइकोफाइट्रॉन, ट्राइकोफाइट्रॉन नामक कवक से क्या होगा? दाद, गंजापन, टीनिया केपिटिस से खाज, तो यह एकेरस एस्केबीज से, खाज एस्केरस इसके बीज से होता है। कवक या फफूंद जनित रोग कौन से हैं? तो गंजापन, दाद, दमा, एथलीट फूड, खाज आदि ये सब क्या है? तो कवक जनित रोग हैं। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक से होता है। कौन? तो दमा की बात हो रही है। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, इसमें क्या होगा? व्यक्ति को हरा और रेड कलर के बीच में अगर एक साथ दोनों दिखा दिया जाए तो उसमें अंतर करना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है, वह नहीं कर पाता है। और यह जन्मजात रोग है, यानी इसके रोगी लाल एवं हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। तभी फेसबुक में जो ऐप देखते हैं उसका कलर क्या है? ना रेड है, नहीं वह ग्रीन है। क्यों? क्योंकि मार्क जुकरबर्ग को कलर ब्लाइंडनेस है। इसके रोगी लाल एवं हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। यह रोग एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। यही वर्णांध पुरुष की शादी, यदि वर्णांध पुरुष की शादी समान महिला से होती है तो उसके बच्चों में लड़की वर्णांध होगी तथा लड़के सामान्य होंगे। यदि वर्णांध महिला की शादी सामान्य पुरुष से होती है तो उनकी संतानों में आधे वर्णांध एवं आधे सामान्य होंगे। और यदि पुरुष में यह बीमारी है तो पुरुष में क्या होता है? एक एक्स एक वाई, एक्स पर ही तो यह रोगी क्या है? तो जो एक्स जो गुणसूत्र है वही इसका वाहक है। तब क्या होगा? तो पुरुष में एक एक्स, तो उसमें तो एक ही एक्स है तो वाहक है, अतः उसको में वर्णांधता नामक बीमारी हो जाएगी। लेकिन महिला में क्यों नहीं होगा? क्योंकि डबल एक्स, अगर एक में नहीं है तो एक तो सही है, तो इसलिए इसमें महिला वर्णांधता का वाहक नहीं होती है। लेकिन महिला में बीमारी है तो वह ट्रांसफ़र कर देगी, जो अगली पीढ़ी का अगर कोई उसका पुत्र होगा तो वह वर्णांध होगा।